Good evening everyone and welcome to today's test paper 12 discussion of CDS and FCAT। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन 1/1.4 प्लस 1/4.7। ये देखो पॉइंट जो है ये मल्टीप्लीकेशन है, 7.10 नहीं है, वो 7 × 10 है। 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16। अब इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो यहाँ पे पॉइंट को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लो, वैसे पॉइंट का मतलब भी वही है। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये ट्रिक लगानी है कि सबसे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो भी वैल्यूज़ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म है एंड दैट यूनिफॉर्म डिफरेंस इज 3। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा यूनिफॉर्म डिफरेंस है उससे पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, दैट इज़ 1/3। 3 से हमने डिवाइड कर दिया और फिर इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/7। इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/10। उसके बाद वाले को लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/13 और सबसे आखिरी वाले को लिख सकते हैं 1/13 माइनस 1/16। अब ऐसा करने के बाद यू विल फाइंड, इससे फ़ायदा ये होगा कि हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को कैंसिल करता हुआ चले जाएगा। तो हमारे पास में बच जाएगा एक ये स्टार्टिंग का 1/3 है, ये फर्स्ट ब्रैकेट का 1 और आखिरी ब्रैकेट का -1/16। इसको आई थिंक हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ये 15/16 हो गया और ये कट के तुम्हारे आंसर को बना देगा 5/16 एंड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बी ऑप्शन। आई होप इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और इन तीनों की वैल्यू को अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें तो हम लोग डिविडेंड तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए हमें कुछ कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले तो रिमाइंडर को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है 6। डिविजर मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि डी लिखने से वो डिविडेंड भी हो सकता है, इसलिए मैंने डिविजर पूरा लिख दिया है। इज 5 टाइम्स द कोसेंट 5³ एंड इट इज ऑब्टेन्ड, मतलब इसी डिविजर की बात हो रही है कि इट इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 2 to thrice ऑफ रिमाइंडर। बाई एडिंग 2 to thrice ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 6 था तो इसमें 3 मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, तो ये हमें डिविजर तक ले जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 20। 6 × 3 18 प्लस 2 20। और अगर तुम्हारा डिविजर 5 टाइम्स ऑफ कोसेंट है और डिविजर की वैल्यू आ गई है 20, तो कोसेंट ऑफ कोर्स ही बात है 4 रहा होगा क्योंकि 4 का ही 5 टाइम्स 20 होता है। तो अब तुम देख सकते हो कि यू हैव ऑलरेडी गॉट योर डिविजर, रिमाइंडर एंड कोसेंट। तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, डिविजर दैट इज 20 × 4 दैट इज कोसेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज 6। बोर्डमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन 80 और फिर एडिशन 80 + 6 86। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकता है। अगला क्वेश्चन ये भी उसी का ही है। अब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं रूल को लिख देता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले डिविजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट। अब मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा डिविजर इक्वल्स टू 10³ एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। अच्छा 5 टाइम्स द रिमाइंडर भी है, मतलब डिविजर 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर है, 10 टाइम्स ऑफ कोसेंट है। और इस बार तुमको रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है 46। तो इससे हम लोग डिविजर निकाल लेंगे क्योंकि डिविजर उसका 5 टाइम्स होता है। 5 × 46 करेंगे 230 आ जाएगा। और डिविजर अगर 230 है और वो 10 टाइम्स ऑफ कोसेंट है तो कोसेंट बताने की जरूरत नहीं है, वो 23 होगा। तो अब फिर से ये सारी चीज़ें मिल गई, इनको पुट कर देते हैं। 230 × 23 दैट इज कोसेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज 46। 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो ये 5290 प्लस 46 हो जाएगा। और सीधी सीधी कहानी है 5336 इसका सही आंसर होगा। ऐड करने के बाद डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू दिस स्टार। स्टार यहाँ पे है, हाँ ये इज होगा। इज दैट द नंबर, मतलब ऐसा कुछ कंडीशन है कि 42573 के बाद में एक स्टार मार्क लगा हुआ है। इसको हम कौन सी लिस्ट वैल्यू दें जिससे कि ये 72 से डिविजिबल हो जाए। अब 72 जो होता है वो 9 और 8 का प्रोडक्ट होता है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इस स्टार के जगह में आ जाए तो वो 8 और 9 दोनों से मल्टीपल हो जाए। तो 8 का डिविजिबिलिटी हमें ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। और हमारे पास में जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं उसमें से अगर मैं 4 यहाँ रखता हूँ तो ये तो काम करेगा नहीं, 5 बिल्कुल नहीं करेगा, 6 और 7 में से 7 नहीं करेगा, 6 करेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है 6 पे मेरा फिल्टर लग रहा है, क्योंकि 736 रखने के बाद ये नंबर 8 से तो डिवाइड हो ही जाता है। अब रही बात 9 के डिविजिबिलिटी की, तो 9 की डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अगर मेरे सारे डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से जरूर डिविजिबल होगा। तो मैंने 6 तो पा ही लिया है, एक बार ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 3 21 + 6 27। तो 27 जो है वो 9 के टेबल में भी आ रहा है, तो अब तो और सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी हमने डिसाइड कर ही लिया था कि 6 इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, तुम्हें ये सीरीज का सम निकालना है जो कि 45 से स्टार्ट होके कंजिक्यूटिव मूव कर रहा है अप टू 115। तो इसमें ऐसा करते हैं, 1 से लेके 115 का सम लिख के उसके अंदर से माइनस कर देते हैं 1 से लेके 44 तक का सम। वैसे इसको हम लोग एपी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि वी हैव द सम फॉर्मूला फॉर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो कि होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो 115 तक अगर ले रहे हो तो n 115 है, तो ये हो जाएगा 115 इंटू 116/2 माइनस ये हो जाएगा 44 इंटू 45/2। ये इसको काट दिया 48 में, ये इसको काट देगा 22 में। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको अगर हम लोग करके देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 5680। दैट इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पॉइंट वाला क्वेश्चन है, 1.125 इंटू 10⁻k अगर इक्वल है 0.001125 के, तो k क्या होगा। तो सबसे पहले तो डेसिमल को हटाते हैं, इसको लिखते हैं 1125 अपॉन में 10⁻3 इक्वल्स टू 10 की पावर k। तो इस 1125 को यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे a के पावर में m अपॉन a की पावर में n के फॉर्मूले के हिसाब से a की पावर में m-n हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर में k-3। और इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 1125 लिख के नीचे आ गया 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6। तो ये बन जाएगा 1125 इंटू 10 की पावर -6। अब ये दोनों गए, k-3 की वैल्यू -6 के इक्वल आ गई, तो k यहाँ से आ गया -3, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें a की वैल्यू दे रखी है √3/2, मतलब रूट जो है वो सिर्फ 3 के ऊपर में, अपॉन 2 अलग से है, और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ √a + 1 प्लस √1 माइनस है, √1 + a प्लस √1 माइनस है। तो डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ डालने से तो कुछ नहीं होगा, तो इसकी स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करके यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, √1 + a का होल स्क्वायर मतलब a² हो जाएगा 1 + a, प्लस b² मतलब √1 - a का होल स्क्वायर वो हो जाएगा 1 - a, प्लस 2√ab जब करने जाओगे तो 1 + a इंटू 1 - a मतलब ये हो जाएगा 1 - a²। प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, ये रहा 2 + 2 होल अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन में 1 - a का स्क्वायर दैट इज 3/4। तो सब कुछ काट कूट के तुमको मिलेगा 2 + 1 दैट इज 3, लेकिन ये तो इसके स्क्वायर की वैल्यू है, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालते समय ये स्क्वायर का साइन यहाँ सेंड कर देंगे और ये बन जाएगा √3, और √3 अवेलेबल है डी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुमको वैल्यू दे रहा है x की, दैट इज 3 + 2√2, और तुमको फाइंड करना है x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4। तो इन वैल्यू को डायरेक्ट डालने से तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, इससे 1/x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, जिसके लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा 1/3 + 2√2, और फिर इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 - 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो 3 - 2√2 आ गया, नीचे बन गया a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 a² माइनस 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8। तो 3 - 2√2 ये वैल्यू आई है 1/x की। अब तुम पूछोगे सर ये क्या किया आपने, क्यों निकाला। तो देखो, अगर मुझे x और 1/x मिल गया है तो इनको ऐड कर देता हूँ, तो मुझे x + 1/x मिल जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, x + 1/x की वैल्यू आ गई 6। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में से रूट वाला काम हटा ही दिया। अब यहाँ से x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4 तक पहुँचने के लिए सबसे पहले करता हूँ स्क्वायरिंग। x² + 1/x² + 2 = 36। अगले ही स्टेप में x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 34। अब इसका एक बार और स्क्वायरिंग करते हैं। हमारे पास में आ गया है x² + 1/x² = 34। इसका स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलेगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2, और 34 का एक बार स्क्वायर देख लेते हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आ रहा है 1136। तो हमें तो सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए, तो अगले ही स्टेप में ये बन गया 1136 - 2 दैट इज 1134।
ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे है, नहीं ये शायद मैंने यहाँ गलत निकाला हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। 1156 आया था, सॉरी 1156 था, तो 1156 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 1154, दैट इज बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे पास में कुछ वैल्यूज़ हैं, √2, 3 के पावर में 1/6, 4 के पावर में 1/3, 5 के पावर में 1/4, और तुमको बताना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले इनके रूट के साइन को हटाने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू में इसको ले आओ। जैसे √2 को हमने 2 की पावर 1/2 कर दिया, बाकी तो चलो सारे वैल्यूज़ ऑलरेडी फ्रैक्शन में थे। अब इसके बाद अगर कोई वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2², तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 2/3। और अब सारे वैल्यूज़ जो हैं वो पावर में फ्रैक्शन लेके बैठे हुए हैं और सबसे लोएस्ट फॉर्म में है बेस में। अब हमें क्या करना है कि जो पावर में डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 2634, और ये वैल्यू होगी 12 के इक्वल। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबके डिनोमिनेटर में 12 लाने के बारे में सोचेंगे। तो 1/2 इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 की पावर में 6/12, और 2 की पावर 6 होता है 64 के पावर में 1/12। सबके बेस सेम करेंगे। अब यहाँ है 3 के पावर में 1/6, इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 3²/12, मतलब 9 के पावर में 1/12। अगला है 2 के पावर में 2/3, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 2 के पावर में 8/12, मतलब 2 की पावर 8 होता है 256 के पावर में 1/12। अभी सबसे बड़ी वैल्यू तो यही आई है। आखिरी भी चेक कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 5/12, मतलब ये वैल्यू हो गई 125 के पावर में 1/12। तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो तो ये वाली है 256 वाली, और ये आया था 4 की पावर 1/3 की वजह से, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। इसमें तुमको दिया हुआ है g = h प्लस √4/L। अब ये एक बार चेक करेंगे, ये रूट पूरे के ऊपर में है या सिर्फ 4 के ऊपर में। आई होप ये 4 के ऊपर नहीं है, पूरे के ऊपर ही होगा। तो होल रूट का 4/L, और हमें निकालना है यहाँ से L की वैल्यू से, तो स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया g² = नहीं, ऐसा करते हैं h को पहले यहाँ ले आते हैं फिर स्क्वायरिंग करते हैं, तब ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए एक बार इरेज़र यूज़ करके देखें, क्या इरेज़र यहाँ है कहाँ। अच्छा चलो ठीक है, यहीं पे एक बार इसको काट देता हूँ मैं, चलो, क्योंकि हमें निकालना है ना। तो ये हो जाएगा g - h = होल अंडर रूट में 4/L। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये बन गया g² भी क्यों करूँ, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ g - h का होल स्क्वायर = 4/L। हाँ ये सही है। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 4/g - h का होल स्क्वायर। तो L ही तो निकालना था, तो हमें खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है। तो 10 का जो सही आंसर बना वो डी ऑप्शन बना। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट स्टेप पे हमने सिर्फ उसको स्क्वायरिंग ही करना है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना फिर से, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।